Hello students, welcome back to the YouTube channel of Zari Academy. This is your mentor Abdul Ahad and as we promised, आज से आपका 9th entrance का बैच जो है वो YouTube पे स्टार्ट हो रहा है, जिसमें कि आपने ओरिएंटेशन में देखा था, आपने एक फैकल्टीज से आपकी मुलाकात हुई थी। ये सारी फैकल्टीज आपकी जो है वो मौजूद है, जो कि आपको 9th एंट्रेंस के लिए, अपकमिंग 9th एंट्रेंस के लिए आपको जो है वो तैयारी करवाने वाली है। और जैसा कि हमने कहा था कि वीकली टाइम टेबल आपके पास आ जाएगा, तो वो वीकली टाइम टेबल आपके इंस्टाग्राम पे, आपके यूट्यूब की पोस्ट पे, ये सारी चीजें आपके चैनल पे अवेलेबल हो चुकी हैं, जिसका आज डे 1 है। तो आज से क्लासेस आपकी स्टार्ट हो रही है 27th ऑफ दिसंबर, जिसमें कि फर्स्ट डे है एंड दिस इज द डे जिसमें हम लोग पहला चैप्टर पढ़ने वाले हैं आज, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ओके, तो साइंस में हम लोग स्टार्ट करते हैं। बायोलॉजी का पोर्शन मैंने बताया था कि मैं आपका कवर करूंगा। हम लोगों ने मैट्रिक्स की भी मैट्रिसेस भी देखी थी, अलग अलग सब्जेक्ट्स की, और बायोलॉजी की मैंने आपने बताया था आपको कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर जो था वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म ही था। तो मैंने कहा कि बेटा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो चैप्टर है उसी से शुरुआत करी जाए, ताकि आपको जो हवा बन जाता है कैसे करेंगे सर, इतना ज्यादा रिपीट होता है, ऐसे कैसे क्वेश्चन आ जाएंगे, हम लोग ये सारी चीजें पढ़ेंगे। मैं आपको पूरा लेक्चर यहाँ पर पढ़ाऊंगा और बीच बीच में साथ में आपको ये भी बताता चलूंगा कि कौन से ऐसे चीजें हैं, कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं, कौन से ऐसे पार्ट्स हैं जिसमें से क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ओके, लास्ट के पिछले प्रीवियस 10 इयर्स में या और भी सारे पीवाईक्यूज को जो है वो हम लोग एनालाइज करके जो है वो बताएंगे अभी आपको। ओके, तो काम आपको क्या करना है कि एक कॉपी ले लेनी है, एक पेन ले लेनी है और बैठ जाना है। YouTube का प्ले बटन दबा करके घर वालों से कह देना है कि मुझे जो है थोड़ी देर के लिए डिस्टर्ब नहीं करे। तो आइए आपको मैं आज मैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की तरफ लेकर के चलता हूं। ओके, तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन की अगर बात करते हैं तो हमारे चैप्टर का नाम है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, फ्रेंड एंड फो। अब हम लोग इसमें जानेंगे कि आखिर ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं। सर ये तो पढ़ा है हमने स्कूल में, बिल्कुल पढ़ा है आपने स्कूल में, लेकिन मैं बिल्कुल बेसिक से लेकर के आपको एकेडमिक्स से लेकर के कंपटीशन तक लेकर के चलूंगा। ओके, तो क्या पढ़ना है हम लोग को, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, फ्रेंड एंड फो। ये हमारे दोस्त भी होते हैं और दुश्मन भी होते हैं। मैंने इस क्वेश्चन को, इस चैप्टर को मैं आपको दो पार्ट्स में पढ़ाऊंगा। आज के पार्ट में हम लोग सिर्फ पढ़ेंगे कि वो हमारे दोस्त कैसे हैं, यानी कि फ्रेंडली नेचर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की हम लोग बात करेंगे। जो नेक्स्ट क्लास में मैं आपके लिए नेक्स्ट पार्ट लेकर के आऊंगा, उसमें हम लोग एनिमीज की यानी कि फो की बात करेंगे कि यही दोस्त जो है हमारे, वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारे दुश्मन भी कैसे हो सकते हैं। ये सारी चीजें हम लोग इस चैप्टर में बेटा पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। और एक जनरल सी बात होती है बेटा, क्या लिखा हुआ है कि वी सेवरल काइंड्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स अराउंड अस। बहुत सारे चरिंदो परिंद हमको आस पास जो है वो देखने को मिलते हैं, कुछ प्लांट्स भी होते हैं, कुछ एनिमल्स भी होते हैं। ये सारी चीजें बिल्कुल हम लोग अपनी लाइफ में देखते हैं, लेकिन क्या कह रहे हैं कि हाउ एवर देयर आर अदर लिविंग थिंग्स अराउंड अस दैट वी कैन नॉट सी। कुछ और ऐसी भी चीजें होती हैं जिसे हम नॉर्मल अपनी आंखों से जो है वो नहीं देख सकते हैं। सर आप तो चश्मा लगा करके देख लेंगे, बिल्कुल मैं चश्मा लगा करके देख रहा हूं, लेकिन चश्मा क्यों लगा रहा हूं, क्योंकि डिफेक्ट है। ठीक है, तो आई का नॉर्मल काम उसी तरीके से हो रहा है, यानी कि नॉर्मल आई से हम लोग उन चीजों को नहीं देख पा रहे हैं जैसे कि प्लांट्स और एनिमल्स को देख पा रहे थे। यही छोटी छोटी जो चीजें होती हैं, इनको हम क्या कहते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या फिर माइक्रोब्स कहते हैं। इतनी सिंपल सी बात हमको समझ में आ गई सर? ठीक है, चलिए बेटा आगे चलते हैं। ये आपके क्या है, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के एग्जांपल्स हैं। यहाँ पर एक एग्जाम्पल के जरिए से ये चीज आपको मैं समझाता हूं। कह रहे हैं कि आपने ये ऑब्जर्व किया होगा कि जब बरसात का मौसम होता है तो क्या होता है कि रात में जब अम्मा से छुप करके आप ब्रेड खा रहे होते हैं और भूल के चले जाते हैं फ्रिज में, उसको वापस दोबारा नहीं रखते हैं, तो क्या होता है, इसके ऊपर कुछ ऐसे ग्रेइश व्हाइट पैचेस बन जाते हैं सर। अब इन ग्रेइश व्हाइट पैचेस को अगर आप जूम करके देखेंगे, किससे सर, ये तो मैग्नीफाइंग लेंस है, इसके जरिए से इसका इस्तेमाल करके अगर आपने देखा तो कुछ ऐसे छोटे छोटे ब्लैक राउंडेड छोटे छोटे टाइनी पोर्स आपको जो है वो निकल करके आते हैं, यानी कि नजर आते हैं इस तरीके से। अब ये चीज जो होती है बेटा, वो क्या होते हैं, वो भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से होते हैं। दूसरी चीज अगर हम लोग बात करें, कह रहे हैं कि वाटर एंड सॉइल आर फुल ऑफ टाइनी ऑर्गेनिजम्स। ये भी बहुत छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स पानी के अंदर भी होते हैं और सॉइल के अंदर भी होते हैं, लेकिन ये सारे के सारे माइक्रोब्स की कैटेगरी में नहीं आते हैं। तो ये चीज आपको जो है वो समझनी है कि माइक्रोब्स आखिर किन चीजों को हम कह रहे हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स किन्हें कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं कि these microorganisms or microbes are so small in size that they cannot be seen with the unaided eye।
ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म इतने ज्यादा छोटे हैं ना कि हम उनको अपनी आंखों से नहीं ही देख पा रहे हैं। तो यहाँ पर क्या इस्तेमाल करा था हमने, जो है वो मैग्नीफाइंग ग्लास इस्तेमाल करा कि भाई इसके जरिए से जो है कुछ चीजें जो है वो हमको नजर आ जाए। कुछ जो होते हैं वो इतने ज्यादा छोटे होते हैं जिनको आप मैग्नीफाइंग ग्लास से भी नहीं देख सकते। उनके लिए किस चीज की जरूरत होती है? माइक्रोस्कोप की जरूरत होती है बेटा, क्योंकि इन चीजों को, इन ऑर्गेनिजम्स को देखने के लिए माइक्रोस्कोप की जरूरत होती है। यही वजह है कि ये ऑर्गेनिजम्स क्या कहलाते हैं? दे आर कॉल्ड एज ईदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या फिर माइक्रोब्स। सो आई होप अब आपको ये बात समझ में आई होगी कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्यों कहते हैं, उनका ये नाम पड़ा तो क्यों पड़ा, माइक्रोब्स क्यों कहते हैं उन्हें, क्यों? क्योंकि सर वो इतने ज्यादा छोटे होते हैं कि हम उसे अनएडेड आई से नॉर्मली ऐसे नहीं देख सकते हैं। हमें उनको देखने के लिए क्या जरूरत पड़ती है? माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ती है। इसी वजह से उसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म या फिर माइक्रोब्स कहते हैं। अब आपको ये बात समझ में आ गई कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं। अब जरा इसका क्लासिफिकेशन पढ़ा जाए कि किस तरीके से कितने होते हैं, क्या होते हैं। तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं, दे आर बीइंग क्लासिफाइड इनटू 4 मेजर ग्रुप्स। सर हमने बुक में तो 5 पढ़े थे, आइए बताता हूं क्या गलत पढ़ा है आपने। 4 मेजर ग्रुप्स देखते हैं पहले कौन कौन से होते हैं। तो सर सबसे पहले जो ग्रुप होता है, एक ग्रुप है जैसे कि बैक्टीरिया है, तो ये आपको याद रखना है, बैक्टीरिया ग्रुप है। अगर सिंगल होगा तो बैक्टीरियम हो जाता है बेटा, यू हैव टू रिमेंबर द सिंगुलर टर्म्स आल्सो। बैक्टीरियम इज सिंगुलर, बैक्टीरिया इज द प्लूरल। ये नहीं कि प्लूरल इसका बना दिया, बैक्टीरियाज लिख दिया, अक्सर बच्चे गलती कर देते हैं इसमें भी। ठीक है, दूसरे ग्रुप की अगर बात करें तो ये एल्गे होती है। ठीक है, सिंगुलर टर्म एल्गा, ये भी प्लूरल टर्म है। जिसके एग्जांपल्स ये हैं क्लेमाइडोमोनास, स्पायरोगारा। एंट्रेंस में एग्जांपल्स पूछ लिया था कि विच अमंग द फॉलोइंग इज एन एल्गा। ठीक है, तो क्लेमाइडोमोनास है, स्पायरोगारा है, दीज आर सम एग्जांपल ऑफ एल्गा बेटा, ये चीज याद रखना है आपको। तीसरी कैटेगरी होती है आपकी प्रोटोजोन की। ठीक है, प्रोटोजोन सिंगुलर, प्रोटोजोआ ये प्लूरल है। अमीबा है, पैरामीशियम है, दीज आर द एग्जांपल ऑफ प्रोटोजोआ। 3 ग्रुप हो गए। चौथा और आखिरी ग्रुप होता है फंगस का बेटा। फंगस इज सिंगुलर एंड फंजाई इज प्लूरल। तो ब्रेड मोल्ड है आपका, पेनिसिलियम है, एस्परजिलस है, ये सारी चीजें, ये सब क्या है बेटा? ये जो है वो फंजाई का एग्जांपल है। पेनिसिलियम बहुत इंपॉर्टेंट फंजाई है, जिसके बारे में हम लोग अभी पढ़ेंगे कि क्या इंपॉर्टेंस है इसकी। ठीक है ना, ये मैंने आपको अभी बता दिया है कि याद रखिएगा, अभी आगे बताऊंगा मैं आपको। तो ये 4 मेन ग्रुप्स हैं। कौन कौन से भाई? सर बैक्टीरिया बता दिया आपने, आपने एल्गे बता दिया, तीसरी चीज आपने जो है वो प्रोटोजोआ बताया, और चौथा जो है वो क्या हो जाएगा? ये फंजाई हो गया। अब एक 5वें ऑर्गेनिजम्स आते हैं जिनका नाम आपने सुना होगा, वायरस। ये वायरस जो है इनको इन ग्रुप्स में नहीं रखा जाता है, इनको एक अलग ही तरह की कैटेगरी में पढ़ा जाता है बेटा। सवाल ये आता है, व्हाई इज दैट सो सर? नॉर्मल क्यों नहीं पढ़ रहे? ये भी तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, बिल्कुल बहुत छोटे से होते हैं, लेकिन माइक्रो ऑर्गेनिज्म की कैटेगरी में नहीं रखा जाता है। क्यों? क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिज्म की एक खास बात होती है सर, वो सारे के सारे क्या है? लिविंग बीइंग है। क्या वायरस जिंदा नहीं? वायरस एक कनेक्टिंग लिंक है बेटा, वायरस नॉर्मल ऑर्गेनिज्म कुछ नहीं है, ऐसा नॉर्मल ऑर्गेनिज्म नहीं है। वायरस के बारे में मैं आपको बताऊं तो वायरस बेटा क्या होता है? ये एक कनेक्टिंग लिंक होता है लिविंग और नॉन लिविंग के बीच में। अगर यहाँ पे सारे ऑर्गेनिजम्स जो हैं, ये कौन से हैं? ये जो है इधर नॉन लिविंग की कैटेगरी है, और यहाँ पे सारे ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं। तो वायरस जो होता है आपका, वो यहाँ पर कहीं लाई करता है दोनों के बीच में। सर क्या मतलब है, क्या बताना चाह रहे हैं? यानी कि मैं ये बताना चाह रहा हूं बेटा कि वायरस जब इस तरीके से फिजा में मौजूद रहता है, हवा में मौजूद है, कहीं भी है, वो क्या होता है? वो नॉन लिविंग होता है, यानी कि कोई भी लिविंग कैरेक्टरिस्टिक नहीं शो करता है। लेकिन जब किसी की बॉडी के अंदर वो एंटर करता है, वो होस्ट की बॉडी किसी की भी बॉडी हो सकती है, उसके अंदर जाते ही वो रेप्लिकेट करता है, उसी का डीएनए इस्तेमाल करता है जो होस्ट का डीएनए होता है, और वहां पर रेप्लिकेट करता है, रिप्रोड्यूस करता है और आपको बीमार कर देता है। यहां पर क्या करा उसने? लिविंग की कैटेगरी दिखाई। नॉन लिविंग क्या था? ना रेस्पायर कर रहा है, ना ब्रीथ कर रहा है, कुछ भी नहीं कर रहा है सर, वो क्या है? नॉन लिविंग कैटेगरी है। होस्ट के अंदर आते ही रिप्रोड्यूस कर गया, लिविंग की कैटेगरी। दैट्स व्हाई इट हैज बीन कंसीडर्ड एज द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग। इसी वजह से वायरसेस को अलग से पढ़ा जाता है, नॉर्मल इन सारी चीजों के साथ नहीं पढ़ा जाता है। ओके, तो आई होप ये वाली बात आपको जो है वो समझ में आई होगी। तो दीज आर दी सम एग्जांपल्स, सम डायग्राम और एनिमेशंस ऑफ वायरसेस। तो बेटा देखिए यहां पर क्या होता है, वायरसेस रिप्रोड्यूस ओनली इनसाइड द सेल्स ऑफ द होस्ट ऑर्गेनिज्म। वायरस इस तरीके से होस्ट के अंदर एंटर करा, और एंटर करने के बाद देखिए अब क्या कर रहा है, उसी का सर
डीएनए जो है वो इस्तेमाल कर रहा है, यहाँ पर रेप्लिकेट करा वो होस्ट सेल का ही डीएनए इस्तेमाल करके, और ये ढेर सारे वायरस बना करके तैयार कर दिए इसने। तो ये क्या कर रहा है, ये इस तरीके से इस्तेमाल कर रहा है। अब कह रहे हैं ये होस्ट ऑर्गेनिज्म क्या होता है, जिसके अंदर वायरस जाता है वो होस्ट ऑर्गेनिज्म होता है बेटा। कह रहे हैं जरूरी नहीं कि वो होस्ट ऑर्गेनिज्म इंसान हो, हम ही हो। कह रहे हैं ये कुछ भी हो सकता है, कह रहे हैं एक बैक्टीरिया भी हो सकता है, इसके ऊपर भी वायरस जो है वो अटैक कर सकता है। सी कितना ज्यादा छोटा होता है ये वायरस, ठीक है। ये इस तरीके से बैक्टीरियम भी हो सकता है वो उसका होस्ट, ठीक है। कोई एक पर्टिकुलर प्लांट सेल भी हो सकता है इस वायरस का होस्ट, ठीक है। और एनिमल सेल भी हो सकता है, यानी कि हम लोग भी हो सकते हैं जिसके जिसके ऊपर ये वायरस जो है वो अटैक करता है। तो वायरस का होस्ट कौन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, सब बैक्टीरियम भी हो सकता है, प्लांट्स भी हो सकते हैं, एनिमल्स भी हो सकते हैं। ओके, एक बार एक सवाल पूछा गया था कि वो कौन सा वायरस है जो कि बैक्टीरिया के ऊपर अटैक करता है, बैक्टीरिया को अपना होस्ट बनाता है। सो द नेम ऑफ दैट वायरस इज बैक्टीरियोफेज। अक्सर बच्चे क्या कर देते हैं, बैक्टीरियोफेज इस कलर से नहीं नजर आएगा, मैं दूसरा कलर ले लूं, उसका नाम होता है बेटा बैक्टीरियोफेज। ये बैक्टीरियोफेज, अक्सर बच्चे इसमें क्या गलती करते हैं कि सर नाम तो ऐसा है, ये बैक्टीरिया होगा। विच अमंग द फॉलोइंग इज अ वायरस, खट से जो है वो बैक्टीरियोफेज छोड़ देते हैं, ठीक है ना बच्चे। अक्सर क्या होता है, विच अमंग द फॉलोइंग इज बैक्टीरिया, बैक्टीरियोफेज नाम देखा, खट से लगा दिया, जबकि क्या है ये, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ वायरस। यहाँ पर अक्सर बच्चे जो है वो गलती करते हैं, इसका नाम बेटा आप अपने पास लिख लीजिए अपने कॉपी में। ओके, सो आई होप ये वाली बात आपको समझ में आ गई होगी होस्ट के बारे में कि किस तरीके से वो करता है। अब कह रहे हैं कि वायरस करता क्या है आखिर सर, कह रहे हैं नॉर्मल जो है वो क्या करता है, बीमार कर देता है। किस किस तरीके से, कह रहा है सर कि कोल्ड हो जाता है, भाई बिल्कुल जुकाम होता है, किसकी वजह से होता है, ये सब वायरस की वजह से होता है। इन्फ्लुएंजा हो जाता है, यानी कि फ्लू हो जाता है, ये किसकी वजह से हो रहा है, सर ये भी वायरस कर रहा है। कफ वगैरह हो जा रहा है, ये सारी प्रॉब्लम्स जो होती है वो किसकी वजह से होती है, वायरसेस की वजह से होती है। कह रहे हैं कि ये तो सब नॉर्मल सी चीजें, सब कुछ दिनों में ठीक हो जाता है। कह रहा है यही नहीं, वायरस और भी ज्यादा खतरनाक डिजीज करता है, जैसे कि आपका पोलियो है, पोलियो भी वायरस की वजह से होता है। चिकन पॉक्स है, ये भी वायरस की वजह से होता है। अभी लेटेस्ट कुछ जमाने पहले ही एक डिजीज गई है, जिसका नाम है कोरोना, ठीक है ना, कोरोना वायरस उसका नाम था, डिजीज का नाम था कोविड, कोविड-19। तो वो भी किसकी वजह से हुआ था, कोरोना वायरस की वजह से हुआ था बेटा। तो बड़ी खतरनाक खतरनाक डिजीज होती हैं वायरस के खिलाफ। अभी हम लोग देखेंगे कि आखिर क्यों इतनी खतरनाक है वायरस वाली डिजीजेस, वायरल डिजीजेस जो है वो क्यों इतनी डेंजरस है सर, अभी हम लोग आगे देखेंगे बेटा। कह रहे हैं इनके अलावा और भी डिजीजेस होती हैं, जैसे कि डायसेंट्री है, मलेरिया है, ये सारी चीजें जो है वो प्रोटोजोन की वजह से होती है बेटा, ठीक है ना। ये प्रोटोजोन जो है ये इनको बीमार कर देते हैं, ये सारी डिजीजेस जो है वो इनकी वजह से होती है। जैसे कि मलेरिया है, मलेरिया किसकी वजह से होती है, प्लाज्मोडियम की वजह से होती है। प्रोटोजोआ एक है जिसका नाम है प्लाज्मोडियम, वो मॉस्किटोज को कैरी करता है। कैसे कैरी करता है, ये सारी चीजें कौन कौन सी डिजीजेस हैं, क्या है डिटेल में, ये हम लोग नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे, जिसमें मैंने बताया कि आपको फो के बारे में बताएंगे। यहाँ मैं हल्का हल्का सा जरा सा ये चीज बता रहा हूँ कि क्या क्या चीजें पढ़नी है। जैसे बैक्टीरियल डिजीजेस भी कुछ होती है, तो बैक्टीरियल डिजीजेस में जैसे आपके टाइफॉइड है, ट्यूबरक्यूलोसिस है, ये सारे आपके क्या है, ये बैक्टीरियल डिजीजेस है बेटा। ओके, खैर आपको ये वाली बात समझ में आ गई कि हम लोगों ने क्या पढ़ लिया, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पढ़ा, कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म सर क्या होते हैं, क्यों आखिर उनको माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कह रहे हैं। दूसरी चीज हम लोगों ने पढ़ी कि क्या क्या चार कैटेगरीज होती हैं, और पांचवी जो वायरस होती है उसे अलग से क्यों पढ़ते हैं। तो आइए बेटा अब आगे चलते हैं और आगे देखा जाए कि ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रहते कहाँ हैं सर। तो इसको रहने की जगह से पहले जरा एक चीज और देखते हैं कि ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स दो तरीके के होते हैं। या तो सर ये एक सिंगल सेल के बने होंगे, तो दे विल बी कॉल्ड एज यूनिसेलुलर, या फिर दो सेल के बने होंगे, मतलब एक से ज्यादा सेल के बने होंगे, दे विल बी कॉल्ड एज मल्टीसेलुलर। ठीक है, अब कौन कौन सी ग्रुप जो है हम लोगों ने पढ़ा, इनको कैटेगराइज जरा कर लें, कौन से यूनिसेलुलर होते हैं, कौन से मल्टीसेलुलर, क्योंकि ये सवाल भी आपसे इंटर से पूछता है, यहां से बनता है सवाल बेटा। इस बात का नोट कर लीजिए फौरन कि विच अमंग द फॉलोइंग इज द यूनिसेलुलर, विच अमंग द फॉलोइंग विल बी मल्टीसेलुलर, ये वाली चीज होती है, एग्जांपल्स दे करके पूछ लिया जाता है। तो जरा देखें अगर, तो यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर, यूनिसेलुलर में क्या क्या चीजें आ जाती हैं आपकी, बैक्टीरिया जो होता है, ऑलवेज रिमेंबर सारे बैक्टीरिया जो होते हैं वो कैसे होते हैं सर, यूनिसेलुलर होते हैं। कुछ एल्गे भी जो पाए जाते हैं वो यूनिसेलुलर होते हैं, साथ ही साथ जो प्रोटोजोआ होते हैं ये भी जो है वो यूनिसेलुलर होते हैं। इधर की तरफ अगर देखिए मल्टीसेलुलर में, तो ज्यादातर एल्गे जो है वो भी मल्टीसेलुलर है,
और फंजाई जो है वो भी मल्टी सेलुलर है। तो ये आपने पांचों ग्रुप का, सॉरी चारों ग्रुप का जो है वो डिवीजन देख लिया कि कौन कौन यूनिसेलुलर होता है, कौन कौन मल्टी सेलुलर। तो अपने पास नोट्स में ये चीज नोट कर लो बेटा कि ये यूनिसेलुलर है और ये चीज जो है वो मल्टी सेलुलर है। आइए अब देखा जाए कि कहाँ रहते हैं। क्या किया जा रहा है कि दे कैन सर्वाइव अंडर ऑल टाइप्स ऑफ इन्वायरमेंट, हर तरीके के। सर कौन कौन से तरीके के? कह रहे हैं बहुत भीषण ठंड है, बहुत जबरदस्त ठंड है। कैसा? आइस कोल्ड क्लाइमेट, एकदम इस तरीके से बर्फीला मौसम है, यहाँ पे सरवाइव जो है वो कर जा रहा है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ये क्या है? कह रहे हैं कि सर हॉट स्प्रिंग्स, यानी कि एकदम गरम गरम उबलता हुआ पानी जमीन से निकल रहा है। इतनी ज्यादा गर्मी है कि आप पानी में हाथ डाल दे तो आपके जो है वो छाले पड़ जाए, खाल उतर जाए। तो ऐसी गर्मी में भी, ऐसे गर्म मौसम में भी जो है वो सर सर्वाइव कर जा रहा है। कह रहे यही नहीं सर, ऐसे हार्श कंडीशन जैसे कि डेजर्टल कंडीशन है, यहाँ पे भी आपके माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो सर्वाइव कर जा रहे हैं। इवन जो मार्शी एरियाज होता है, स्वाम्पी एरियाज होता है, जहां पे एयर की एब्सेंस हो रही है, यानी कि कीचड़ वाला इलाका है, दलदली इलाका है, वहां भी आपके ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मिल रहे हैं। ठीक है, कह रहे हैं इन सारे सरफेस पे तो मिल ही रहे सर, यही नहीं इसके अंदर और क्या हो रहा है, कहां पे? कह रहे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर ऑल्सो फाउंड इनसाइड द बॉडीज ऑफ एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस। ह्यूमंस की बॉडी के अंदर भी मौजूद है ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म। देख रहे हैं आप कहीं कहां कहां जो है वो एग्जिस्ट कर रहे हैं, ये इतनी सारी जगह पर। कह रहे हैं अंदर भी और बाहर भी। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं हमारी बॉडी के ऊपर भी होते हैं, हाथ पे हैं, पैर पे हैं, इस तरीके से होते हैं। कुछ जो होते हैं वो हमारी बॉडी के अंदर भी मिलते हैं। ठीक है, खाली यही नहीं कि इस तरीके से गट के अंदर भी मौजूद है, यहाँ आप देख रहे हैं इंटेस्टाइन के अंदर भी मौजूद है। ठीक है, तो ये होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो कि अलग अलग जगह पे मिलते हैं बेटा। अच्छा, अब एक दूसरी चीज, एक इस चीज पे आने से पहले मैं जरा ये बता दूं। सवाल ये आता है सर आपने ये तो बता दिया कहां मिलते हैं, इतनी हार्श कंडीशंस में आखिर ये एग्जिस्ट कैसे कर पा रहे हैं, सवाल ये पूछते हैं। तो जरा देखा जाए कि आखिर ऐसा क्या है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बाद। जैसे एक नॉर्मल हम लोग किसकी बात करें, बैक्टीरिया की बात करते हैं। लेट्स से फॉर एग्जांपल मैंने बैक्टीरिया लिया, ये बैक्टीरिया जो है बेटा इस तरीके से, लेट्स से कि ये इस तरीके से बैक्टीरिया है। अब ये जो बैक्टीरिया है, इसके बाहर की तरफ जो है वो एक प्रोटेक्टिव लेयर मौजूद होती है, एक प्रोटेक्टिव कवरिंग मौजूद होती है बच्चे। ये प्रोटेक्टिव कवरिंग जो है वो क्या करती है, ये प्रोटेक्टिव कवरिंग इज कॉल्ड एज सिस्ट। और इसी सिस्ट की मौजूदगी की वजह से क्या होता है कि ये बैक्टीरिया विथस्टैंड कर देता है इतनी सारी हार्श कंडीशंस। ठीक है, अब बैक्टीरिया की जब हम लोग बात कर रहे थे तो बैक्टीरिया से मुझे एक और चीज याद आई कि बैक्टीरिया की अभी फर्दर सर क्लासिफिकेशन होता है ऑन द बेसिस ऑफ शेप। ठीक है, किस शेप का वो बैक्टीरिया है, इसके बेसिस पे भी जो है वो फर्दर क्लासिफिकेशन इसका होता है, जिसको हम लोग पढ़ेंगे। या एक आध मैं आपको बताऊं, जैसे कोकस है, स्पाइरेला है, एक मैं सोच रहा हूं कि छोड़, विब्रियो। ठीक है, कोकस है, स्पाइरेला है, विब्रियो है, और एक डैश है। व्हाट यू नीड टू डू, दिस इज योर होमवर्क। आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है बेटा कि कोकस किस शेप वाले बैक्टीरिया को कहते हैं, स्पाइरेला किस शेप वाले बैक्टीरिया कहते हैं, विब्रियो किस शेप वाले बैक्टीरिया कहते हैं, और ये चौथी कैटेगरी क्या होती है और इसका शेप क्या होता है। ओके, सो दिस इज योर होमवर्क दैट आई एम गोइंग टू गिव। ठीक है, एकदम से जहन में आ गया तो मैंने आपको जो है ये होमवर्क दे दिया है। ठीक है, आगे चलते हैं, अब और जरा देखते हैं कि किस तरीके से ये रहते हैं। तो कहा जा रहा है कि कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे कि अमीबा है, ये अकेले रहते हैं, इनको दूसरे से मतलब जो है वो नहीं होता है, अकेले रहना पसंद करते हैं, प्रेफर करते हैं। जबकि कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जैसे कि फंजाई है, बैक्टीरिया है, ये क्या प्रेफर करते हैं, दे प्रेफर टू लिव इन कॉलोनीज। ये एक साथ रहते हैं, ये इंडिविजुअली जो है वो नहीं रहते हैं। ओके, तो किस तरीके से, कैसे, कहां कहां पाए जाते हैं, कैसे रहते हैं, ये वाली बात भी हमारी जो है वो क्लियर हो गई। मूविंग फॉरवर्ड बेटा, आगे बात करते हैं। क्या कह रहा है कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड अस, हमसे क्या लेना देना माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का? क्यों? क्योंकि वो फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, इस वजह से लेना देना है। हमें किन किन चीजों में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हेल्प कर रहे हैं, ये चीज अब हम लोग देखेंगे बेटा। तो बिना देर के हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। तो कह रहा है कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन आवर लाइफ, हमारी लाइफ में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का। एज यू कैन सी दीज इमेजेस, ये सारी चीजें हम लोग अभी जो है वो देखने वाले हैं। क्या क्या है, कह रहे हैं कुछ जो है वो बेनिफिशियल वेज में होता है, जैसे कि यहाँ पर ये सारी चीजें हमें मिल रही है।
ठीक है, तो जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमें बेनिफिट पहुंचाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहा जाता है। ठीक है, कुछ ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि सर हमें हार्म पहुंचाते हैं या फिर डिजीज जिनकी वजह से होती है, एज यू कैन सी हियर इन दीज इमेजेस, जिनकी वजह से चीजें हमारी खराब हो जा रही हैं। तो ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को हम क्या कहते हैं, हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या फिर फो कहा जाता है जिनको। ओके, अब फो वाला पार्ट तो मैंने कह दिया, नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे, जरा फ्रेंडली वाले को डिटेल में पढ़ते हैं कि कौन कौन से फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं। ओके, तो फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हम अलग अलग पर्पसेस के लिए जो है वो इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल फॉर द प्रिपरेशन ऑफ कर्ड, दही बनाने के लिए जो है वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इस्तेमाल होते हैं, ब्रेड बनाने के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं, और साथ ही साथ केक बनाने के लिए भी इस्तेमाल हो रहे हैं। सर कैसे हो रहे हैं, यही तो पढ़ना है अभी इसके अंदर कि किस तरीके से हो रहा है। एक और चीज बताया जा रहा है कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का इस्तेमाल बहुत जमाने से जो है वो करा जा रहा है, क्या बनाने के लिए, अल्कोहल बनाने के लिए बहुत जमाने से जो है इसका इस्तेमाल होता है। साथ ही साथ अपने इन्वायरमेंट को क्लीन करने के लिए जो है वो इस्तेमाल होता है। ये मैं पॉइंटर्स बता रहा हूँ बेटा, पॉइंटर्स बना लीजिए, अभी हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे कि कैसे 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 क्या क्या सी चीजें जो है वो इस्तेमाल हो रही हैं, मतलब कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स किन किन तरीके से ये कर रहे हैं। क्लीनिंग का इन्वायरमेंट बता दिया है, कैसे क्लीन कर रहे हैं अभी हम लोग ये भी पढ़ेंगे। ओके, सी दिस, कोई भी ऑर्गेनिक वेस्ट है, यानी कि भले ही वो वेजिटेबल पील्स हो या एनिमल्स के रिमेन्स हो या फिर फीकल मैटर हो, ये सारे के सारे क्या होते हैं, इनके ऊपर जो है वो कुछ बैक्टीरिया आते हैं जो कि इनको जो है वो कन्वर्ट कर देते हैं, किसमें, डिकम्पोज कर देते हैं यूजेबल फॉर्म में। इनके जो सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं दैट आर गोइंग टू बी संकन डाउन इनटू द सॉइल, जहां से प्लांट्स इस्तेमाल कर लेते हैं। कह रहे हैं इसके अलावा क्या, माइक्रो ऑर्गेनिज्म फॉर एग्जांपल बैक्टीरिया, बैक्टीरिया का इस्तेमाल होता है क्या चीज बनाने के लिए, मेडिसिन बनाने के लिए भी इस्तेमाल होता है सर। इसके अलावा और क्या हो रहा है, सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ाने के लिए इस्तेमाल हो रहा है नाइट्रोजन फिक्सेशन। नाइट्रोजन फिक्सेशन से हर बार क्वेश्चन पूछा ही जाता है कोई ना कोई, तो नाइट्रोजन फिक्सेशन जो है वो बिल्कुल ही अलग से मैं आपको समझाऊंगा, लेकिन यहां पर भी मैं इस तरीके से बता दूं कि ये एक लेग्यूम है, लेग्यूमिनस प्लांट है, जिसके ये रूट्स हैं, और इसके रूट में क्या है, इस तरीके से ये नोड्यूल है, और इस नोड्यूल के अंदर एक बैक्टीरिया रहता है जिसका नाम है राइजोबियम। इस राइजोबियम से अक्सर क्वेश्चन पूछता है बेटा, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। एक 4 पॉइंट बना करके आप इसको याद कर लीजिए, हिफ्ज कर लीजिए, इससे क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो राइजोबियम यहाँ पर जो है रहता है, दैट इज गोइंग टू फिक्स द नाइट्रोजन। वो क्या करता है, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को कन्वर्ट करता है किस फॉर्म में, इनटू द फॉर्म दैट प्लांट्स कैन एब्सॉर्ब। ठीक है, नाइट्रेट्स के फॉर्म में उसको कन्वर्ट कर देता है, और इसी प्रोसेस को, द कन्वर्जन ऑफ एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इनटू द nitrates is called as nitrogen fixation that has been done by the rhizobium, blue green algae and so on. खैर, कर्ड की अगर बात करें बेटा, तो कर्ड के अंदर क्या होता है, कह रहे हैं कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जैसे कि बैक्टीरियम होता है जिसका नाम है लैक्टोबैसिलस। ठीक है ना, लीजिए यार, मैं यही चीज नहीं बता रहा था, बैसिलस मैंने बचाया था, उसमें जो बैक्टीरिया के 4 शेप में से था यहीं पर आ गया। चलो खैर, लेकिन ये बताना है तुम्हें वो चारों शेप का कौन कौन सा रहता है वो, ठीक है ना, शेप क्या क्या रहता है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का। अब ये क्या करता है, लैक्टोबैसिलस को जब आप मिल्क के अंदर डालते हैं, तो ये लैक्टोबैसिलस क्या करता है, मिल्क के अंदर जाने के बाद रिप्रोड्यूस करता है, रिप्रोड्यूस करते 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 इतना ज्यादा रिप्रोड्यूस करता है कि पूरे में लैक्टोबैसिलस ही भर जाता है, और उसी लैक्टोबैसिलस के प्रेजेंस की वजह से मिल्क हैज बीन कन्वर्टेड इनटू द कर्ड। ठीक है, तो इस तरीके से दूध से जो है वो दही बन जाता है। ठीक है, कह रहे हैं बैक्टीरिया आल्सो इन्वॉल्वड इन द मेकिंग ऑफ चीज, पिकल्स एंड मेनी अदर फूड आइटम्स। ये सारे के सारे आइटम जो आप देख रहे हैं, चीज है, फूड आइटम्स है, अलग अलग सारी चीजें हैं, पिकल्स है, ये सारे चीजों के भी बनने में जो है वो किस चीज का रोल रहता है, बैक्टीरिया का अच्छा खासा बड़ा रोल रहता है। ठीक है, यीस्ट की अगर बात करें तो यीस्ट जो होता है, यीस्ट इज एग्जांपल ऑफ फंजाई। ठीक है, यीस्ट रिप्रोड्यूस रैपिडली एंड प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड ड्यूरिंग रेस्पिरेशन, यानी कि जब वो सांस लेता है, रेस्पायर करता है जब वो, तो क्या करता है बेटा, कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करता है। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है वो क्या करता है कि आपके डो को फुला करके इतना बड़ा कर देता है, यानी कि जो आप भूले फूले भटूरे खा रहे थे, वो पूरियां खा रहे थे फूली हुई, जो नान की फूली फूली रोटियां होती हैं बेटा, वो ब्रेड जो होती है जो फ्लफी होती है, केक जो सारे फ्लफी हो रहे थे, इतना शानदार कि मुंह में रखते ही मजा आ जा रहा था, वो सारे के सारे किसकी वजह से, वो यीस्ट की वजह से फूलते हैं। यानी कि जब ये आटा गूंधा जाता है तो क्या करा जाता है, इसके अंदर थोड़ा सा यीस्ट डाल दिया जाता है और इसको उठा करके रख दिया। अब वो क्या करता है, यीस्ट रेस्पायर करता है,
जब रेस्पायर करता है तो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करता है, वो कार्बन डाइऑक्साइड हैज बीन ट्रैप्ड बाय दिस पर्टिकुलर डो, और ये एज अ रिजल्ट क्या होता है, डो इस तरीके से आपका फूल जाता है। और इससे जब फिर जो है वो आपके भटूरे और नान और सारी चीजें जब बनती है ना बेटा, तो उसकी वजह से वो कैसा रहता है, क्योंकि बीच में एयर है, कार्बन डाइऑक्साइड है, वो फ्लफी रहता है, फूला हुआ रहता है आपका। तो आज आपको ये भी पता चल गया कि आपके भटूरे क्यों फूल रहे थे और क्यों नहीं फूल रहे थे। ओके, इसी वजह से क्या होता है, बेकिंग इंडस्ट्री में जो है काफी ज्यादा इस्तेमाल होता है इसका, ब्रेड्स वगैरह बनाने के लिए, पेस्ट्रीज बनाने के लिए, केक्स बनाने के लिए, ठीक है, ये इसका इस्तेमाल हर जगह होता है। ओके, सो आई होप यहां तक ये वाली बात जो है वो क्लियर हो गई। अब इन्हीं रीजंस की वजह से जो है वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का इस्तेमाल जो है वो कमर्शियली होने लगा। तो आइए जरा हम लोग देखते हैं कि क्या क्या कमर्शियली और मेडिसिनल यूज जो है, कमर्शियल एंड मेडिसिनल यूज होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के। ओके, तो कमर्शियल यूज की अगर बात करा जाए बेटा, तो कहा जा रहा है कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर यूज्ड फॉर द लार्ज स्केल प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल, वाइन एंड एसिटिक एसिड। यानी कि क्या होता है, अल्कोहल बनता है, अल्कोहल भी कैसे बनता है, यीस्ट के जरिए से ही बनता है। यीस्ट में जो है शुगर का फर्मेंटेशन करता है वो, और ये बन जाता है। अब शुगर का फर्मेंटेशन की क्या बात आ गई, अभी तक ये बात करते हैं किस किस तरीके से ये सारी चीजें जो बनती है। इतना पॉइंट आपके पास क्लियर हो गया कि अल्कोहल, वाइन है, मतलब अल्कोहलिक जितनी भी ड्रिंक है वो सारी, विस्की है, रम है, ब्रांडी, जितनी भी सारी अल्कोहलिक ड्रिंक्स होती हैं वो सारी की सारी जो है वो इसी तरीके से जो है वो बनती है। ठीक है, अब क्या करा जा रहा है, फॉर दिस पर्पस यीस्ट इज ग्रोन ऑन नेचुरल शुगर्स प्रेजेंट इन द ग्रेन्स, जो कि अलग अलग ग्रेन्स के अंदर, जैसे कि बार्ले है, व्हीट है आपका, राइस है, या फिर फ्रूट जूसेस हैं, ये इसके अंदर क्या होता है, इन सब के अंदर शुगर होती है। ठीक है, तो इनके ऊपर जो है वो यीस्ट को प्रोड्यूस करवाया जाता है। अब यहां पर क्या करते हैं, एज अ रिजल्ट ये जो है इन शुगर को बेटा कन्वर्ट कर देते हैं किस चीज में, कार्बन डाइऑक्साइड, सॉरी, अल्कोहल में। और ये प्रोसेस, द कन्वर्जन ऑफ नेचुरल शुगर इनटू द अल्कोहल, दिस पर्टिकुलर प्रोसेस इज कॉल्ड एज फर्मेंटेशन। वही कह रहे हैं कि जो कन्वर्जन ऑफ शुगर होता है अल्कोहल, क्योंकि उसको यीस्ट कर रहा है, इसी वजह से इसकी जो स्मेल होती है वो थोड़ी सी अलग सी होती है, अजीब सी, जो कि नॉर्मल इस तरीके से नहीं लगती है। ठीक है, तो ये प्रोसेस जो होता है, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ शुगर इनटू अल्कोहल इज नोन एज फर्मेंटेशन। सवाल क्या पूछता है, इसी से सवाल निकालता है कि फर्मेंटेशन के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, यीस्ट रिस्पॉन्सिबल है। यीस्ट रेस्पायर करता है तो क्या बनता है सर, कार्बन डाइऑक्साइड और अल्कोहल बनता है। ठीक है, तीसरा सवाल जो बहुत इंपॉर्टेंट सवाल और अक्सर पूछता है वो ये कहता है कि फर्मेंटेशन के बारे में सर बताया किसने सबसे पहले। तुम तो कह दोगे सर आपने बताया, नहीं बेटा, हमसे पहले एक भाई साहब थे जिसने इनको इसको इन्वेंट किया। ठीक है, वो क्या नाम था उनका, उन भाई साहब का नाम था लुइस पास्चर। कब बताया था इन्होंने, 1857। तो ये दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है, एक तो इनका नाम भी इंपॉर्टेंट है भाई साहब का जिन्होंने ये वाली बात बताई, लुइस पास्चर, और कब बताया, 1857। तो ये दोनों ही चीजें बेटा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर योर कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू। तो ये देख लिया हम लोगों ने क्या, कमर्शियल यूज। ठीक है, कि कमर्शियली क्या होता है कि भाई अल्कोहलिक ड्रिंक्स बिकती हैं और एसिटिक एसिड है एंड ऑल दैट, सारी चीजें जो है वो होती है, कमर्शियल यूज होता है इसका। जरा मेडिसिनल यूज भी जो है वो देखा जाए, तो दूसरी तरफ जरा मेडिसिनल यूज की अगर बात करेंगे बेटा, जब आप बीमार पड़ जाते हैं तो क्या होता है, डॉक्टर आपको दवा देते हैं जिसको आपने बहुत बार सुना है सर, एंटीबायोटिक देते हैं दवा। अब ये आखिर एंटीबायोटिक होती क्या है, जैसे कि फॉर एग्जांपल पेनिसिलिन वगैरह है, ये एंटीबायोटिक होती क्या है। ठीक है, तो क्या रहे कि द सोर्स ऑफ दीज मेडिसिन आर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। यानी कि अभी हमने आपने सर पढ़ाया था कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से हम बीमार पड़ जा रहे हैं, तो डॉक्टर ने हमको एंटीबायोटिक दिया। अब ये एंटीबायोटिक किससे बन रही है सर, आप फिर से यही कह रहे कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म से ही बन रही है एंटीबायोटिक, जी हाँ, यही तो खेल है। यानी कि जिस चीज का डिजीज है, दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म से जो है उसकी दवा बनती है। अब कैसे बनती है, क्या होती है, आइए बेटा देखा जाता है। कह रहे हैं दीज मेडिसिन क्या करती हैं, ये दे आर इधर गोइंग टू किल और स्टॉप द ग्रोथ ऑफ डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, और ऐसे मेडिसिन को हम लोग क्या कहते हैं, एंटीबायोटिक्स कहा जाता है बेटा। ठीक है, किससे बनती है सर, कह रहे हैं ये एंटीबायोटिक्स आजकल जो है सबसे ज्यादा बैक्टीरिया और फंजाई, इनका इस्तेमाल करके जो है वो एंटीबायोटिक्स बनाई जा रही है बेटा। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपके पास ये स्ट्रेप्टोमाइसिन है, टेट्रासाइक्लिन है, एरिथ्रोमाइसिन, ये एग्जांपल्स मैं क्यों बता रहा हूँ, एग्जांपल्स को लिख लो बेटा। क्यों, क्योंकि क्वेश्चन में पूछ लेता है व्हिच अमंग द फॉलोइंग इज एन एंटीबायोटिक। ठीक है, तो ये सारे के सारे एग्जांपल किस चीज के, ये एंटीबायोटिक के एग्जांपल्स हैं। अब देखिए जरा किस तरीके से करा जाता है, द एंटीबायोटिक्स आर मैन्युफैक्चर्ड बाय ग्रोइंग स्पेसिफिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कोई पर्टिकुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म को कल्चर किया जाता है, उसे जानबूझ के ग्रो करा जाता है
कराया जाता है ताकि उससे जो है वो एंटीबायोटिक जो है वो बन जाए, और उससे फिर अलग अलग डिजीज की जो है वो एंटीबायोटिक बनाते हैं, यानी कि उसको क्योर करती है अलग अलग प्रॉब्लम्स को, अलग अलग डिजीज को। कह रहे हैं सिर्फ इंसानों में ही नहीं, ये जानवरों के भी खाने में जो है वो मिलाकर के एंटीबायोटिक्स दे दी जाती है ताकि वो जानवर भी जो है वो प्रोटेक्टेड रहे। ओके, और इसके साथ ही साथ प्लांट्स के लिए भी एंटीबायोटिक्स बनती है, उनको भी जो है वो इसी से डिजीज से जो है वो ट्रीट किया जाता है। अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज वो सुन लीजिए कि एंटीबायोटिक्स ऐसे नहीं कि भैया हमें सर में दर्द हो रहा है, बुखार हो रहा है, टप से जो है वो दवा खा लिया रहे, हर बार यही खाते हैं, ये है वो है, नहीं। हमेशा प्रिस्क्राइब जो डॉक्टर करे वही एंटीबायोटिक आपको जो है वो लेनी होती है बेटा, ऐसे अपनी तरफ से जो है वो नहीं लेनी होती है। क्यों? क्योंकि अल्टीमेटली आप देखें तो बन किससे रही, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से ही बन रही है ना, तो उसके नेगेटिव इम्पैक्ट्स भी जो है वो हो सकते हैं। और दूसरी चीज, जो डॉक्टर आपको कोर्स प्रिस्क्राइब करे वो कोर्स जरूर कंप्लीट करे। क्या होता है, डॉक्टर ने 5 दिन की दवा दी, 3 दिन में ठीक हो गए, छोड़ दिया, नहीं। 3 दिन में ठीक पूरी तरीके से नहीं हुए थे, 3 दिन में उसकी सीवियरिटी कम हो गई थी, इसलिए आपको फील हो रहा है कि हम ठीक हो गए। वो 5 दिन का कोर्स डॉक्टर ने, बेवकूफ नहीं डॉक्टर, 5 दिन का कोर्स बेटा इसीलिए दिया है ताकि वो सारी के सारे प्रॉब्लम्स जो है वो पूरी तरीके से किल कर दे। अभी क्या हुआ था, उसकी बैक्टीरिया अंदर जो था उसकी पिटाई ही हुई थी, पिटाई होने के बाद उसकी मौत होती, वो मरता, उससे पहले तुमने दवा खाना छोड़ दिया, तो ये सारी दिक्कतें पेश आ जाती है बेटा। तो जो डॉक्टर कह रहा है कि भाई साहब 5 दिन को अगर आपको दवा खानी है तो 5 दिन की दवा खाइए फिर। ओके, अच्छा, और ऐसा भी नहीं कि मतलब कि जैसे होता नहीं है कि भाई ऐसे है नॉर्मली बुखार हो रहा है अपनी तरफ से दवा खा लिया, ठीक है ना, ज्यादा भी नहीं खानी चाहिए। क्यों? क्योंकि अभी हम लोग बात कर रहे हैं ना कि कुछ बेनिफिशियल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी होते हैं, तो बॉडी के अंदर बेनिफिशियल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की भी जरूरत होती है। वो एंटीबायोटिक क्या करेगी, ये इन बेनिफिशियल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को भी मारने लगती है सीधे से। कि बॉडी के अंदर जो बेनिफिशियल बैक्टीरिया होते हैं, यानी कि गुड बैक्टीरिया होते हैं, ये एंटीबायोटिक जो होती है वो उनको भी खत्म कर देती है, तो ये चीज जो है वो खतरनाक होती है। लेकिन एक खास चीज क्या है कि एंटीबायोटिक्स जो होती है बेटा, ये वायरस से जो डिजीज होती है उनके खिलाफ काम नहीं कर पाती हैं। वजह क्या है, आइए जानते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट एक चीज है जिसको समझिए। अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा था, बैक्टीरिया क्यों सर्वाइव कर जा रहा था हर जगह, क्योंकि सर उसके बाहर की तरफ जो है एक वॉल थी, एक सेल वॉल होती है इस तरीके से बैक्टीरिया के पास। अब ये वायरस है दूसरा, ठीक है, ये बैक्टीरिया है। एंटीबायोटिक करती क्या है, एंटीबायोटिक आती है और ये बैक्टीरिया की जो वॉल है इसको डिजनरेट करती है। बैक्टीरिया एक्सपोज हो गया सर, एक्सपोज हो गया, मर जाएगा। वायरस क्या है सर, ये तो पहले से डेड है, ये अंदर आपकी बॉडी में आ रहा है तो आपकी बॉडी के सारा इस्तेमाल कर रहा है सारी चीजें। एंटीबायोटिक पहुंची, एंटीबायोटिक कुछ मिल ही नहीं रहा है, क्यों? क्योंकि फॉरेन पार्टिकल कुछ दिख ही नहीं रहा है, जो भी चीजें इस्तेमाल हो रही है वो अपनी बॉडी की हो रही है। इसी वजह से क्या होता है बेटा कि वायरस के खिलाफ जो डिजीजेस होती हैं उस पे ये एंटीबायोटिक्स काम नहीं कर पाती हैं। तो ऑलवेज रिमेंबर, एंटीबायोटिक्स कैन ओनली फंक्शन अगेंस्ट द बैक्टीरियल डिजीज, दे कैन नॉट फंक्शन अगेंस्ट द वायरल डिजीज। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, मेक अ स्टार पॉइंट ऑफ इट। और इस चीज का रीजन मुझे आज की समझ में आ गया होगा आपको। ओके, तो एंटीबायोटिक्स इन पे जो है वो काम नहीं करती है वायरल डिजीज के बारे में पे। अब जरा थोड़ा सा और जाना जाए कि एक कहानी सुनाते हैं एंटीबायोटिक्स की डिस्कवरी की। तो एक बार एक भाई साहब थे जिनका नाम था अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, 1929 में। ये जो है उस वक्त एक बीमारी फैली हुई थी, उस पे जो है वो पढ़ाई कर रहे थे, उसके बारे में जो है जानना चाह रहे थे कि क्या मसला है, क्या माजरा है, किस तरीके से जो है ये डिजीज लोगों में हो जा रही है। तो उसका जो है कल्चर कर रहे थे वो, अपनी पेट्री डिश उन्होंने ली थी और उस पे जो है वो पर्टिकुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ग्रो कर रहे थे। अच्छा, उसके बाद फिर छुट्टी उट्टी पड़ गई, मतलब ऐसी वेकेशन हॉलीडे उनका था, वो चले गए। वापस जब आए तो उन्होंने क्या देखा कि यार मतलब वो जो पेट्री एडिशन की थी जिसपे कल्चर कर रहे थे, उस बैक्टीरिया को जो डिजीज कॉज कर रहा था लोगों में, उसमें उन्होंने देखा कि मतलब कुछ हरा हरा सा पार्ट जो है वो ग्रो कर गया है। उनका अरे यार ये क्या हो गया, उनका लग रहा है फंगस लग गया होगा, जैसे होता नहीं फंगस लग जाता है बरसात के मौसम में, उसी तरीके से उन्होंने कहा। लेकिन जब उन्होंने गौर से देखा उसको, उस पेट्री डिश को, तो देखा जितने एरिया में फंगस थे उसके आसपास कहीं भी वो बैक्टीरिया नहीं था जो उसके अंदर ग्रो कर रहा था। इवन मतलब उसने, उस फंगस ने क्या करा, अपने आसपास के बैक्टीरिया को वहां पर ग्रो भी नहीं होने दिया और मार भी डाला। तो इससे उनको क्या पता चला कि यार ये फंगस जो है ना, इसकी लड़ाई है इस बैक्टीरिया से। ये जो है एक तो उसको मार डाल रहा है जितने में ग्रो कर रहा है, दूसरा उसको फर्दर आगे ग्रो भी करने नहीं दे रहा है। तो वो जो फंगस था बेटा उसका नाम था पेनिसिलियम। उसी फंगस से उन्होंने एक्सट्रैक्ट करी फर्स्ट एंटीबायोटिक जिसका नाम उन्होंने दिया पेनिसिलिन। ठीक है, तो पेनिसिलिन क्या कर रही है, यानी कि वो एंटीबायोटिक है सर,
वो एंटीबायोटिक क्या कर रही है, बैक्टीरिया को किल भी कर रही है और उसको फर्दर ग्रो भी नहीं होने दे रही है। तो ये कहानी थी किस चीज की बेटा, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग की, जिन्होंने सबसे पहले सबसे फर्स्ट एंटीबायोटिक जो है वो बनाई, पेनिसिलिन, फ्रॉम द फंगस पेनिसिलियम। तो यहीं पर है, ये देखिए उनकी पेट्री डिश थी, इस एरिया में ग्रो ही नहीं करा और यहाँ पर किल भी कर दिया। तो उन्होंने इन सारी चीजों को जो है वो ऑब्जर्व किया और इसके बाद जो है वो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने सबसे पहली जो है वो एंटीबायोटिक थी जिसका नाम था पेनिसिलिन। आई होप कि ये कहानी आपको जो है वो समझ में आई होगी। जरा वैक्सीन के बारे में जानते हैं बेटा कि वैक्सीन क्या होती है, आगे बढ़ते हैं, वैक्सीन के बारे में जानते हैं। अच्छा, अब एक नॉर्मल सी कंडीशन आपको बताऊं मैं। अब जब भी कोई भी डिजीज कैरिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म आपकी बॉडी में आता है, वो आपको बीमार करता है, फिर बॉडी उसके खिलाफ जो है वो एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करती है, फिर आप जो है कहीं जाकर के जो है उससे वो लड़ाई करती है और फिर आप जो है वो ठीक होते हैं। लेकिन जब एक बार एंटीबॉडी बन जाती है तो वो एंटीबॉडीज बॉडी में अंदर मौजूद रहती है, यानी कि आपकी बॉडी को याद रहता है कि हाँ ये वाली डिजीज अगर आएगी कभी लाइफ में तो उसके लिए लड़ने को जो है वो तैयार रहती है। ठीक है ना, कि आपके इम्यून सिस्टम ऐसा तैयार हो जाता है। अब इस तरीके से बॉडी को पता है कि इससे कैसे लड़ना है। इसी पर्टिकुलर चीज पे, इसी थ्योरी पे काम करती है आपकी वैक्सीन। वैक्सीन में करा क्या जाता है कि या तो डेड या फिर बहुत ही वीकेंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म, यानी कि एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म लिया, उसे इतना पीटा इतना पीटा इतना पीटा इतना पीटा, अधमरा कर दिया बिल्कुल उसको, ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को लिया बेटा, या फिर डेड माइक्रो ऑर्गेनिज्म को लिया जाता है और इससे जो है वो मिला करके एक दवा बनाई जाती है, यानी कि उसको के बॉडी के अंदर इंट्रोड्यूस कर दिया जाता है, भले ही ओरली करा जाए या इंजेक्शन के जरिए से जो है वो इंजेक्ट कर दिया जाता है। ठीक है, अब बॉडी के अंदर जब ये वायरस पहुंचता है, बॉडी को क्या लगा, बॉडी को लगा कि सर ये तो मतलब इम्यून सिस्टम को लगा कि भैया आ रहे हैं, वो जंग होने वाली है, बाहर से वायरस आ रहे, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आ रहे हैं। तो क्या हुआ, एंटीबॉडीज बनना शुरू हो जाती है, इम्यून सिस्टम आपके एंटीबॉडीज बनाने स्टार्ट कर दे रहा है, एंटीबॉडीज बन के तैयार हो गई, वहां से आ रहा है, पता चला भैया वहां से आ रहे हैं, पहुंचते पहुंचते जब करीब में आए तो चला, अरे भैया ये तो लाश है, तो मरा हुआ है, या ऐसी हालत में तो कुछ कर ही नहीं सकता। लेकिन अब एंटीबॉडीज तो तैयार हो चुकी हैं, अब ये एंटीबॉडीज बॉडी में सेव रहती है। लाइफ में कभी भी ये वायरस लाइफ फॉर्म में आता है अगर, तो क्या होता है बेटा, ये एंटीबॉडीज उसको पहले से ही मार देती है। तो इस तरीके से आपकी वैक्सीन काम करती है, यानी कि थ्रू द वैक्सीनेशन द इम्यूनाइजेशन हैज बीन डन, यानी कि इम्यून सिस्टम आपका डेवलप हो जाता है। तो चलिए जरा देखते हैं इसका एनिमेशन। समझा तो दिया मैंने आपको। तो इन्होंने भाई साहब ने, छोटे साइंटिस्ट ने क्या करा, ये डेड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इस तरीके से लिए बेटा, या फिर जो है वो वीकेंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म लिए। वीकेंड कैसे करा कि इसको लेकर के जो है वो बहुत ज्यादा हीटअप कर दिया, वो बहुत ही बुरी तरीके से जो है वो वीक हो जाएगा। अब इन सारी चीजों को इस्तेमाल करने के बाद इन्होंने जो है क्या बना लिया, वैक्सीन बना लिया। अब ये वैक्सीन क्या होता है, ये इस तरीके से आपके अंदर इंट्रोड्यूस कर लिया जाता है। जब इस, जो मैंने बताया कि अब इसकी वजह से क्या हुआ, बॉडी ने आपके एंटीबॉडीज बना ली। अब ये लाइफ फॉर्म में कभी भी ये वायरस आपकी बॉडी में आएगा तो ये एंटीबॉडीज आपकी बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए तैयार रहेगी। तो इस तरीके से आपकी वैक्सीन जो है बेटा वो काम करती है। क्या बता रहे हैं, वैक्सीनेशन प्रिवेंट सेवरल डिजीजेस इंक्लूडिंग कोलेरा, ट्यूबरकुलोसिस, स्मॉल पॉक्स, हेपेटाइटिस। ठीक है ना, अभी जैसे कोविड आया था तो उसकी भी वैक्सीन जो है वो बनी थी। ठीक है ना, तो ये सारी वैक्सीन जो है वो इसी तरीके से बेटा जो है वो बनाई जाती हैं। तो ये अलग अलग डिजीजेस जो है, जैसे कि कोलेरा हो गया आपका, ट्यूबरकुलोसिस है, स्मॉल पॉक्स है, हेपेटाइटिस है, ये सारी सारी डिजीज के लिए जो है वो अलग अलग वैक्सीन आपके अंदर जो है वो मौजूद होती है। ठीक है, इंडिया में जो है वो अलग अलग प्रोग्राम चलाए जाते हैं। जब आपको देखा होगा कि जब छोटे से बच्चा होता है, ठीक है ना, बेबी जब न्यू बॉर्न होता है तो उसको जो है वो सुना है कि टीका लगता है, तो टीका क्या है, दिस इज द वैक्सीन। ठीक है, तो उसको वैक्सीन लगती है अलग अलग जो है वो डिजीजेस के लिए। ठीक है ना, गवर्नमेंट हॉस्पिटल से सारी चीजों को जो है वो प्रोग्राम मतलब के चलाती है, जिसमें प्रोवाइड करती है। अक्सर तुमने न्यूज़पेपर में या टीवी में देखा होगा कि भाई जो है वो पोलियो ड्रॉप्स जो है, दो बूंद जिंदगी की। तो वो दो बूंद जिंदगी क्या है, वो प्रोग्राम है इन ऑर्डर टू इराडिकेट द पोलियो फ्रॉम इंडिया। तो इसकी वजह से, इस पर्टिकुलर प्रोग्राम की वजह से क्या है बेटा, कि मतलब कि हिंदुस्तान से काफी हद तक जो है वो ये पोलियो वायरस जो है वो खत्म हो चुका है। और एक वायरस आया था पहले इंडिया में, मतलब कि जिसका नाम, मतलब ये तो वर्ल्ड से इराडिकेट कर हो चुका है, स्मॉल पॉक्स। ठीक है, इन्हीं प्रोग्राम के जरिए से ये स्मॉल पॉक्स जो है वो इराडिकेट हो गया है पूरी तरीके से फ्रॉम द होल वर्ल्ड, क्योंकि हर कोई वैक्सीनेटेड उसके अगेंस्ट रहता है। ठीक है, तो एट लास्ट यही चीज बताई जा रही है कि आजकल क्या हो रहा है, दीज डेज वैक्सीन्स आर मेड ऑन अ लार्ज स्केल फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स टू प्रोटेक्ट ह्यूमंस एज वेल एज अदर एनिमल्स
फ्रॉम दी डिफरेंट डिजीजेस। तो वैक्सीन से ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई। वैक्सीन से भी जैसे एंटीबायोटिक से सवाल पूछा गया ना कि किसने बनाया, कैसे बनाया, क्या, तो वैक्सीन से भी सवाल पूछता है। तो वैक्सीन को सबसे पहले बनाने वाले जो भाई साहब थे उनका नाम था बेटा एडवर्ड जेनर। तो उस वक्त क्या था कि मतलब कि एक बीमारी थी स्मॉल पॉक्स, उसके अगेंस्ट जो है वो इन्होंने वैक्सीन बनाई थी एडवर्ड जेनर ने। ठीक है, तो एडवर्ड जेनर आपको नाम याद रखना है और ये 1798 ईयर याद रखना है। ये दोनों चीजें आपकी जो है वो इंपॉर्टेंट है कि एडवर्ड जेनर ने क्या करा था। आगे चलते हैं बेटा। हम लोगों ने बात करी थी कि सर ये इन चीजों में भी हेल्प कर रहा था, सॉइल फर्टिलिटी और एनवायरमेंट को जो है वो क्लीन करने में। तो जरा से जल्दी से देखते हैं कि ये क्या क्या चीजें इस तरीके से कर रहा है। तो यहाँ पर क्या होता है, जैसे कि हम लोगों ने बैक्टीरिया की बात करी कि कुछ बैक्टीरिया जो है वो सॉइल में इस तरीके से प्रेजेंट होते हैं, रूट से प्रेजेंट थे, राइजोबियम का एग्जाम्पल दिया था। ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को इन्होंने क्या करा, एब्जॉर्ब करा और इन्होंने कन्वर्ट कर दिया किस चीज में, नाइट्रेट्स और नाइट्राइट्स में। अब ये चीज जो है दैट इज गोइंग टू बी एब्सॉर्ब्ड बाय दी प्लांट्स। प्लांट्स इनको जो है वो आसानी से एब्सॉर्ब कर लेते हैं। ये अलग अलग वो बैक्टीरिया होते हैं और इन बैक्टीरिया को क्या कहा जाता है, दे आर कॉल्ड एज बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सर्स। ओके, और क्या होता है बेटा, जैसे कि वेस्ट मटेरियल होता है, कैसे प्लांट्स का है, वेजिटेबल्स का है, फ्रूट्स का है, ये सारे जो है वो कलेक्ट करे जाते हैं और इनको कलेक्ट करने के बाद एक इस तरीके से पिट में जो है वो डाल दिया जाता है, गड्ढे में डाल दिया जाता है और उसको कवर कर दिया जाता है डिस्पोजल के लिए। और कुछ वक्त के लिए उसको छोड़ दिया जाता है और वहां से जब निकाला जाता है तो वो डिकम्पोज हो जाता है प्रॉपर्ली किस चीज में, मैन्योर में। तो ये किसने डिकम्पोज किया, ये आपके माइक्रो ऑर्गेनिज्म यही चीज कर रहे हैं। अब ये जो है आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं किस चीज में, अपने क्रॉप्स वगैरह में। जैसे तुमने देखा होगा कि भैया सड़क पे जो है कुछ ऑर्गेनिज्म इस तरीके से, प्लांट है, एनिमल्स हैं, मर जाते हैं। कुछ दिनों में तुमने देखा कि भैया वो वहां से गायब हो गया, क्या वो किसी ने उठा के फेंक दिया, नहीं। देखो क्या काम हुआ यहाँ पर। यहाँ पर अब जो थे ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इसके अरे सॉरी ये ऑर्गेनिज्म जो थे जिनकी लाशें पड़ी हुई थी, इनके ऊपर क्या हुआ, ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आए और इन्होंने क्या करा, इनको कन्वर्ट कर दिया, डिकम्पोज कर दिया और ऑर्गेनिक मैटर में कन्वर्ट कर दिया। और ये ऑर्गेनिक मैटर आपके जो है वो सॉइल में जो है वो जाकर के मिल गए। अब जब सॉइल में पहुंच गए तो सॉइल से क्या हुआ भाई साहब, सॉइल से जो है इन प्लांट्स ने जो है वो इनको यूटिलाइज कर लिया, प्लांट्स ने अपना खाना बना लिया। प्लांट्स को जो है वो इन्होंने हर्बीवोर्स ने खाया। अब ये क्या हुआ, ये हर्बीवोर्स को इन्होंने कार्निवोर्स में खा लिया, फिर ये अल्टीमेटली सबकी मौत होती है, ये दोबारा से इसमें आएंगे। तो ये एक पर्टिकुलर साइकिल है, न्यूट्रिएंट साइकिल, जो इस तरीके से बेटा चलती रहती है। अच्छा, जब डिकम्पोज करते हैं तो कुछ स्मेल भी आती है, इसलिए आपको कुछ वक्त तक स्मेल आई, लेकिन क्या हुआ, वो स्मेल आ रही है, इसका मतलब क्या है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म अपना काम कर रहे हैं। कुछ वक्त के बाद क्या होगा, ये पूरी की पूरी सारी चीजें जो है वो साफ हो जाएंगी। तो बेटा यहां तक ही हम लोग रखेंगे, ठीक है, जिसमें आप लोगों को मैंने पढ़ाया कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में, और हम लोगों ने उसका फ्रेंडली वाला पार्ट जो है वो यहाँ पर देखा। नेक्स्ट लेक्चर में पार्ट 2 में, क्योंकि बहुत लंबी हो जाएगी वीडियो, बोरिंग हो जाती है, नेक्स्ट पार्ट में, पार्ट 2 में हम लोग पढ़ेंगे फो के बारे में कि क्यों वो हमारे एनिमीज है। तो आज की जो क्लास थी, आज डे 1 था आपका, एज प्रॉमिस इट हैज बीन स्टार्टेड, कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हम लोगों ने पढ़ा। दिस इज योर मेंटर अब्दुल अहद, जिसने आपको आज माइक्रो ऑर्गेनिज्म पढ़ाया है। कल की जो क्लास होने वाली है, जैद अनवर सर आपको पढ़ाएंगे एक्सपोनेंट एंड पार्ट्स। मैथमेटिक्स का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है बेटा, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए ताकि फौरन आपको नोटिफिकेशन मिल जाए कि किस वक्त आपकी वीडियोस आ रही हैं। और आप कॉपी पेन लेकर के इन चीजों को बनाते रहिए, अपने नोट्स बनाते रहिए, सॉल्व करते रहिए। व्हाटएवर द प्रॉब्लम्स दैट यू आर फेसिंग, जस्ट राइट डाउन इन द कमेंट बॉक्स। मैंने आपको एक क्वेश्चन भी दिया है, उस क्वेश्चन को याद रखिए कि बैक्टीरिया के कौन से फॉर्म होते हैं और क्या क्या शेप्स होते हैं, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से आप पढ़ते रहिए और इंशाल्लाह आपका 9th एंट्रेंस क्वालिफाई होगा। फॉर फर्दर क्वेरीज आपको जो पेन डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया हुआ है, आप उस पर कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट चैप्टर के साथ, नेक्स्ट पार्ट में। अल्लाह हाफिज।